बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन दी हुई है कि ऑल इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन परफॉर्मिंग देयर फंक्शन इंडिपेंडेंटली थ्रू कंप्लीट कोऑर्डिनेशन। मतलब जो इंटरनल ऑर्गन है लाइक लिवर, किडनी, और जो एक्सटर्नल ऑर्गन है जैसे हमारा स्किन, तो ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके अपना फंक्शन करते हैं। तो ये लाइन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या है वो लाइन, चलिए देखते हैं। ऑल independently all internal and external organ performing their function independently through complete coordination। तो ये जो हमारे फंक्शंस है, जो हम फंक्शन कर रहे हैं, तो ये सारे फंक्शन करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी। तो ये एनर्जी आता कहाँ से? हम जितना भी फंक्शन करते हैं, जो जो फंक्शन करते हैं, वो सारे फंक्शन करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी आती कहाँ से है? तो हमें कोई भी फंक्शन करने के लिए, कोई भी फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एनर्जी आती कहाँ से है? बिकॉज हम डायरेक्ट एनर्जी तो नहीं खाते ना, हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, हम प्रोटीन खाएंगे, हम लिपिड खाएंगे, फैट खाएंगे। तो ये एनर्जी कैसे बनती है और ये एनर्जी कैसे यूटिलाइज होती है हमारे बॉडी में? ओके, क्योंकि कोई भी फंक्शन करना है, अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है तो हम वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये एनर्जी बनती कैसे है? तो सबसे पहले इसके सोर्सेस क्या क्या है? एनर्जी बनाने के लिए कुछ तो सोर्सेस होने चाहिए, कोई चीज होना चाहिए जिसका हम यूज करके एनर्जी बना पाए। तो हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, जिसको हम फैट भी कहते हैं। ओके, तो ये हमारे पास तीन सोर्सेज हैं जो हमें एनर्जी बनाने में यूज हम एनर्जी बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, तो हमारे पास कुछ और भी सोर्सेज हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो ये एनर्जी कैसे फॉर्म होती है और कहाँ पे फॉर्म होती है? तो मैंने बताया था कि हम जो बने हैं वो सेल से बने हैं। ठीक है, सेल में होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनल्स। मतलब ये सेल है, एनिमल सेल, एनिमल सेल है ये। और सेल में होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनल्स। वो कौन कौन से ऑर्गेनल्स है? सबसे पहले यहाँ पर होता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। ओके, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। ओके, न्यूक्लियस के जस्ट इधर ऊपर होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ईआर बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, और उसी के जस्ट ऊपर होता है हमारा गोल्गी बॉडी, ये जीबी, गोल्गी बॉडी। ओके, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये सारे ऑर्गन्स का काम क्या है? जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात हम करेंगे, सेल के ऑर्गन्स में आपको पहले बता चुकी हूँ। तो हम अभी बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा गया है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन करवाता है। एनर्जी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है। मतलब जो हमने ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड खाया, ये सारे ब्रेक डाउन होके जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और ये माइटोकॉन्ड्रिया फिर क्या रिलीज करेगा?
ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमें ये एक फॉर्म है जिसका यूज हम एनर्जी की तरह करते हैं, ठीक है। एनर्जी का एक फॉर्म है, हम डायरेक्ट ऐसे एनर्जी नहीं बोल सकते, हम एटीपी के फॉर्म में एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, ओके। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड है वो जाएगा ब्रेक डाउन होकर माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और माइटोकॉन्ड्रिया से क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि सेल के पास जो पावर है, हमारे फंक्शन करने के लिए जो पावर चाहिए, वो जब तक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा वो प्रोड्यूस नहीं होगा। सब सेल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, सारे सेल में। तो हमारा एटीपी बनाने के लिए हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। ये सब ब्रेक डाउन होके जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा एटीपी, जो एनर्जी का फॉर्म है जिसका हम यूज करके हमारे फंक्शंस करते हैं। हमारे फंक्शन के लिए हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते कि एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में हमें मिलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। और जब हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो एनर्जी है वो स्टार्च के फॉर्म में मिलती है, तो ये एनर्जी का फॉर्म है। अब आगे देखते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड कैसे ब्रेक डाउन होता है और ये कैसे एटीपी फॉर्म करता है। इसके अलग अलग प्रोसेस हैं कि कौन कौन से प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज होगा, कौन कौन से प्रोसेस में ऑक्सीजन नहीं यूज होगा, तो ऐसे बहुत लंबा एक प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस को हम देखेंगे कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना रहा है। तो हम क्या करते हैं, अभी हम जानते हैं कि हमारे में एनर्जी कैसे फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट जाएगा हमारे सेल के अंदर, ब्रेक डाउन होगा उसका, फिर वो पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, फिर उसका ब्रेक डाउन होगा, फिर ब्रेक डाउन होके क्या फॉर्म होगा, एटीपी फॉर्म होगा। तो ये था हमारे एनर्जी का पूरा साइकिल। लेकिन प्लांट्स में कैसा होता है, प्लांट्स में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके वो क्या करते हैं, अपना फूड खाना बनाते हैं। वो खाना जितना प्लांट को यूज है वो खाना वो उतना यूटिलाइज करेगा, और जो बचा हुआ उसका फूड है वो या तो लीफ के फॉर्म में या तो फ्रूट के फॉर्म में वो स्टोर कर देगा, ओके। जो फ्रूट्स है वो क्या है, वो प्लांट का ही फूड है, जो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके बनाया, और उस फोटोसिंथेसिस के बाद जितना भी बना उसका फूड, उसमें से उसको जितना चाहिए था वो उतना यूटिलाइज कर लिया, और बचे हुए फूड को या तो वो लीव्स के फॉर्म में स्टोर करेगा या तो फ्रूट के फॉर्म में स्टोर करेगा। तो ये था हमारे प्लांट का साइकिल। तो आगे देखते हैं हम कि हमारे पास हमारे न्यूट्रिएंट के लिए कौन कौन सी चीजें होती हैं। मतलब हम खाते तो सब चीज है, हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, ये सब चीजें लेते हैं, क्योंकि ये सब चीजें हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है। हर एक विटामिन रिक्वायर है, हर एक मिनरल्स रिक्वायर है, हर एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड रिक्वायर है। तो हमने साइज के बेसिस पे हमारे जो न्यूट्रिएंट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, उनके साइज के बेसिस पे। तो एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, और एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। ये दो तरह के हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं। किसके बेस पे हमने इसको डिवाइड किया है, इनके साइज के बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया है। तो मैक्रो का मतलब क्या होता है और माइक्रो का मतलब क्या होता है। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो से छोटा, और मैक्रो मतलब माइक्रो से बड़ा, ओके। तो मैक्रो में आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स, ये है हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो में क्या आएगा, मिनरल्स और विटामिन्स, ओके। तो ये हमने उनके साइज के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया है,
एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आएगा मिनरल एंड विटामिन्स, मैक्रो में आएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स। ओके, तो ये थे हमारे न्यूट्रिएंट जो हम हमारे डेली लाइफ में हमारे फंक्शन के लिए ये सारे न्यूट्रिएंट हमें रिक्वायर हैं। सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए, तभी हम इजीली अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे। ओके, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप के विटामिन हैं, हमारे पास बहुत सारे विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए, बी के भी बहुत सारे हैं, 1 2 3 5 12। ओके, सी, डी, के एंड ई। ओके, ई एंड के, तो ये हमारे विटामिन है। मिनरल्स भी हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है सोडियम, हमारे पास होता है फास्फोरस, ठीक है, हमारे पास होता है कैल्शियम, ठीक है, ये सारे मिनरल्स हैं हमारे, और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं हमारे पास। तो ये सारी चीजें हमारे डेली फूड में होनी चाहिए, बिकॉज अगर ये नहीं होंगे तो हमारा डाइट कंप्लीट नहीं होगा, हमारा डाइट कंप्लीट नहीं होगा। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रिएंट की। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में जैसे मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट, मैक्रो में मैंने क्या क्या बताया, उसमें फर्स्ट मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस क्या क्या है, हमें कौन कौन सी चीज खाने पे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। तो जैगरी ले लो, या फिर शुगर केन, स्वीट पोटैटो, ठीक है, ये सारी चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। स्वीट पोटैटो, ओके, शुगर केन, ये सारी चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अब बात करते हैं प्रोटीन की। सेकंड था हमारा प्रोटीन। सो प्रोटीन के कौन कौन से सोर्सेज है, जैसे पल्सेस ले लो, मीट ले लो, ठीक है, तो ये जो है ये प्रोटीन के सोर्सेज हैं। अब बात करते हैं लिपिड के सोर्सेज। थर्ड जो है लिपिड। सो लिपिड के ऑयल, घी, फिश, ये सारे लिपिड के सोर्सेज हैं। तो अभी हमने एनर्जी के सोर्सेज के बारे में देखा कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनका हम यूज करके एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अब ये एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए कौन सा ऐसा सिस्टम है जो हेल्पफुल होगा। जैसे कि हमने फूड खाया, ठीक है, जब कुछ खाया हमने और खाने के बाद से वो क्या गया, हमारे इसोफेगस से हमारे स्टमक के अंदर गया, स्टमक में वो चीज का ब्रेक डाउन हुआ, ठीक, ब्रेक डाउन होने के बाद से वो गया इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में हुआ उसका एब्जॉर्प्शन। जैसे अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ कि तो ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ये रहा अपना रेक्टम, ओके, ये है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे होता है अपना लिवर, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैंने इसको बहुत छोटा सा बनाया है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमने फूड का एक बोलस खाया, ठीक है, हमने खाया, ये गया हमारे इसोफेगस से हमारे स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर HCl सिक्रीट होगा, और ये जो फूड बोलस है उसका ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, और ब्रेक डाउन होने के बाद ये जाता है डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में।
ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि ये जो ब्रेक डाउन होके जो फूड आया है उसका होता है एब्जॉर्प्शन। हाँ, इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट होंगे, जैसे इसके अंदर होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वो एब्जॉर्ब होगा, इसके अंदर होगा प्रोटीन, वो एब्जॉर्ब होगा, इसके अंदर होगा लिपिड, वो एब्जॉर्ब होगा। तो ये सारी चीजें एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा कि जो वेस्ट मटेरियल होगा वो एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर ये इसके अंदर जो भी वाटर होंगे, जैसे H2O जो होगा, वाटर होगा, वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, वाटर के जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगे। फिर ये यहाँ से जाएगा और यहाँ तक आया हमारा वेस्ट मटेरियल। ठीक, वेस्ट मटेरियल अब क्या होगा, फीकल के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो इसमें देखो, सबसे पहले इसमें कौन सा सिस्टम वर्क कर रहा है, सबसे पहले हमारा इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें इसके ऊपर कंट्रोल सिस्टम, ठीक, समझ में आया कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन कर रहा है फूड का, पर इसको कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल सिस्टम। ओके, फिर अब क्या होगा, यहाँ पे कौन सा सिस्टम वर्क कर रहा है, यहाँ पे वर्क कर रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक, यहाँ पर वर्क कर रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम। और अब इधर और कोई सिस्टम वर्क कर रहा है क्या, हाँ, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी तो कंट्रोल सिस्टम ही संभालेगा, कंट्रोल सिस्टम ही कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है फूड का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, मिनरल्स, विटामिन, जो भी चीज है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो किसके थ्रू बॉडी में सर्कुलेट होगा, तो वो होगा सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। तो यहाँ पर होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। आप देख रहे हो कि हमने खाना खाया, ठीक, खाना खाने के बाद से वो स्टमक में गया, डाइजेस्ट हो रहा है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल सिस्टम का है। फिर उसके बाद कंट्रोल सिस्टम के बाद यहाँ पर आया अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका काम क्या है, डाइजेस्ट करने के बाद से जो भी चीजें एब्जॉर्ब हुई हैं, जो भी चीजें एब्जॉर्ब हुई है न्यूट्रिएंट, वो न्यूट्रिएंट को बॉडी के अलग अलग पार्ट में सर्कुलेट करना पड़ेगा ना, तो वो सर्कुलेट करने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है। नेक्स्ट, अब जो वेस्ट मटेरियल जो बचा उसको क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है, तो वो इधर वर्क करेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि ये जो एब्जॉर्ब हो गया है न्यूट्रिएंट, अब ये जब सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जाएगा हमारे रिक्वायर, जहाँ पे है सेल, जिस सेल को रिक्वायर है वहां तक ये न्यूट्रिएंट पहुंच जाएगा। जैसे कि मैंने कार्बोहाइड्रेट को ले लेती हूँ, ठीक, तो अभी सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू तो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू क्या हुआ, ये रिक्वायर सेल, जहां जिस सेल को वो रिक्वायर होगा एनर्जी, उसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जाएगा। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जाएगा। यहाँ पे मैंने कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब हुआ और ये सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, मतलब ब्लड के थ्रू ये जाएगा हमारे सेल के अंदर। ये सेल के अंदर, जो सेल में हमें एनर्जी बनाना है, जिस सेल में रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, ठीक है, तो वहां तक ये पहुंच गया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे पहुंच गया। ओके, ये कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे पहुंचा। अब कार्बोहाइड्रेट का होना होगा ब्रेक डाउन। अब कार्बोहाइड्रेट का होगा ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन क्यों होगा, एनर्जी बनाना है हमें, तो इसका ब्रेक डाउन देखो कैसे होगा। सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, यहाँ पे एक लिक्विड भरा हुआ होता है सेल के अंदर, ठीक है, तो वो साइटोप्लाज्म। एक साइटोप्लाज्म के अंदर जो अपना कार्बोहाइड्रेट है,
वो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किसका फॉर्म है, ग्लूकोज का फॉर्म है, वो बनाएगा पायरुविक एसिड। आगे हम ग्लाइकोलिसिस देखेंगे, क्रेब्स साइकिल देखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो हमने एब्जॉर्ब करके सर्कुलेट किया सेल के पास, वो कैसे पायरुविक एसिड बनाएगा, उसके बाद से एसिटाइल कोलिन बनाएगा, और उसके बाद से NADH2, FADH2 और ATP रिलीज होगा। ठीक, तो ये 3 प्रोसेस है, हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, अभी हमारा एक सिस्टम बचा ही हुआ है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा था डाइजेशन के लिए, हमारा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क कर रहा था सर्कुलेशन के लिए, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क कर रहा था एक्सक्रीशन के लिए, और हमारा और कौन सा एक कंट्रोल सिस्टम जो ये सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था। बचा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होकर जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें क्या रिक्वायर होगा, उसमें एनर्जी, उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, O2 की। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक डाउन करके हमें एटीपी बनाना है। फिर एटीपी क्या है, एनर्जी है। तो ये एटीपी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से आ रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से आ रहा है हमारे ऑक्सीजन। ठीक, समझ में आया। यहाँ पे देख रहे हो आप कि सारे सिस्टम वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले डाइजेशन के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा हमारे एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो वो सारे न्यूट्रिएंट को सर्कुलेट करेगा रिक्वायर्ड सेल के पास। ओके, फिर उसके बाद से हमारा कंट्रोल सिस्टम जो सारा चीज कंट्रोल कर रहा है, और यहाँ पर आ रहा है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के एटीपी बनाने के लिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करेगा। ये लेकर आएगा ऑक्सीजन, और ये एटीपी बनने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो लेके जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 5 सिस्टम कैसे वर्क कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसी को तो कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ये जब 5 सिस्टम एक साथ मिलके ऐसे एक से सेम वर्क करे तो उसी को हम कह रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे बॉडी के अलग अलग सिस्टम हमारे बॉडी के फंक्शंस में हेल्प कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत मेजर रोल होता है हमारे एनर्जी प्रोडक्शन में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि रेस्पिरेशन के थ्रू हम हमें कैसे एनर्जी प्रोडक्शन होता है, कैसे हमारी बॉडी वो एनर्जी को प्रोड्यूस करती है हमारे फूड स्टफ से। तो रेस्पिरेशन जो है वो 2 लेवल पे होता है। सबसे पहला है बॉडी लेवल पे और दूसरा सेलुलर लेवल पे। 2 लेवल पे रेस्पिरेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए, रेस्पिरेशन फर्स्ट एक बॉडी लेवल पे होता है और दूसरा होता है सेल्यूलर लेवल। ये 2 लेवल पे हमारा रेस्पिरेशन होता है। सो बॉडी लेवल पे कैसे होता है और सेलुलर लेवल पे कैसे होता है, तो वो चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी लेवल की बात करेंगे। बॉडी लेवल में वही जो जनरली आप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हो वही आएगा। कैसे, यहाँ पे एक ड्राइंग करते हैं हम और उसमें हम जानते हैं कि कैसे बॉडी लेवल पे रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद हम सेलुलर लेवल पे देखेंगे। अच्छा, बॉडी लेवल पे जो रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, और जो सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन होता है उसमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है। उसमें फूड स्टफ से हम एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। तो अब देख रहे हैं हम बॉडी लेवल पे जो रेस्पिरेशन होता है। ओके, सो
ओके, तो हम देखने वाले हैं कि हमारे बॉडी लेवल पे कैसे ये रेस्पिरेशन होता है। हमारे बॉडी लेवल पे कैसे ये रेस्पिरेशन होता है। तो ठीक है, हमने एयर इंस्पायर किया, ठीक है, इंस्पिरेशन के थ्रू हमने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, ऑक्सीजन हम कभी भी नहीं लेते, हम मिक्स एयर लेते, मिक्स एयर लेते, ठीक है, तो मिक्स एयर हमने लिया, ठीक, तो उसमें ऑक्सीजन की जो लेवल है वो ज्यादा होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है मिक्स एयर में, तो हमने लिया। अब ये हमारे ट्रकिया के थ्रू हमारे एल्वोलाई तक पहुंचा, और एल्वोलाई में अब क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन आया है, ये जो ऑक्सीजन आया है, ये एक्सचेंज होगा, किससे एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सचेंज होगा। तो मैं क्या होना है, अभी यहाँ पर एल्वोलाई के पास एक ब्लड वेसल आएगी, एल्वोलाई के पास एक ब्लड वेसल आएगी, जो क्या लेकर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, ओके, तो ये एल्वोलाई के पास एक ब्लड वेसल आई जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आई है, CO2 लेकर आई है, ओके। तो अब क्या होगा कि जो ब्लड है वो क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई को देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई को देगा, और ऑक्सीजन एल्वोलाई से लेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है वो एल्वोलाई से ब्लड स्ट्रीम में आएगा, ब्लड वेसल में आएगा, ओके। तो यहाँ पे जो ब्लड के हैं जो अपने, वो ऑक्सीजन कैरी करके कहाँ लेके जाएंगे, हमारे सेल के पास लेके जाएंगे, जहां पर एनर्जी बनाना होगा वहां पर ये ऑक्सीजन लेकर जाएंगे। ये लेकर कहाँ से आ रहे हैं, ये ऐसे सेल के वहां से लेकर आ रहे हैं जो सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड सिक्रेट किया है, ऑक्सीजन का यूज करके उसने एनर्जी बनाया है, और एनर्जी बनाने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट निकला उसको एक्सक्रीट किया है, ओके। तो ये ऑक्सीजन ले लिया ब्लड स्ट्रीम ने, अब ये ऑक्सीजन लेकर कहाँ जाएगा, रिक्वायर्ड सेल के पास, जिस सेल को ऑक्सीजन की जरूरत होगी उस सेल के पास लेके जाएगा। अब सेल को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है, ये ब्लड स्ट्रीम है, अब सेल को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है, ये कुछ ऐसे गया, ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या है, अपना सेल है, एक सेल के पास ये ऑक्सीजन लेकर आ रहे हो, ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, इधर से ये आएगा, ओके। अब क्या होगा इधर, अब सेल के अंदर हो रहा है तीन प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये होने के बाद से इधर से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड स्ट्रीम के साथ, ब्लड के साथ एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो ग्लाइकोलिसिस के पास आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस को तोड़ता है, फूड सब को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या होगा, इधर जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला है बाय प्रोडक्ट वो वापस से ब्लड स्ट्रीम में आएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया ब्लड स्ट्रीम में। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस से किधर जाएगा, इसी के थ्रू, हाँ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर आया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, जाएगा, और ये वापस से ये ब्लड वेसल यहाँ से गई, और ये ब्लड वेसल यहाँ मिलेगी, ओके, देख रहे हो आप, ये साइकिल कैसे चल रहा है, आप देखो, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से बना के बताती हूँ, ओके।
यहाँ पे हमारा सेल है। ओके, सेल के अंदर हो रहा है ग्लाइकोलिसिस, सेल के अंदर हो रहा है TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और यहाँ पे हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। अब इससे क्या निकल रहा है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ब्लड में वापस जाएगा। इसको हम दूसरे कलर से बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इधर से वापस जाएगा इसमें, और इधर जो ऑक्सीजन आया है, जो ऑक्सीजन आया है वो सेल में, ये ऑक्सीजन सेल में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे एनर्जी प्रोडक्शन में ये 3 स्टेप्स होते हैं जो 4th स्टेप को तोड़ के ATP फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जब एनर्जी बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का यूज किया जा रहा है, जो फूड को हम तोड़ रहे हैं उसके लिए ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट है, इसलिए ऑक्सीजन का यूज किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इसमें आया, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे जाएगा, वापस लंग्स के पास जाएगा। ठीक है, लंग्स के पास जाएगा, यहाँ पर आया और ये वापस लंग्स के पास जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ओके, तो देखो ये इस तरीके से कुछ साइकिल चलती है। तो ये वाला जो है, ये वाला जो है, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन एट बॉडी लेवल, बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। और ये वाला जो हो रहा है, ये सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन। समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पर, हमने सांस लिया, तो हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन गया हमारे नाक के थ्रू, हमारे नोज के थ्रू, हमारे ट्रकिया में गया, ट्रकिया से ये ब्रोंकस में गया, ब्रोंकस से ये एल्वोलाई तक आएगा, एल्वोलाई में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, जो ऑक्सीजन आया है, ये जो ऑक्सीजन आया है ये एक्सचेंज होगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, तो पहले ऑक्सीजन को हम भेजते हैं, ऑक्सीजन को हमने कहाँ भेजा, जहां पर ऑक्सीजन का यूज किया जाएगा। ऑक्सीजन का यूज किस लिए किया जाएगा, एनर्जी बनाने के लिए। एनर्जी बनाने के लिए जब ऑक्सीजन का यूज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से कहाँ जाएगा, लंग्स के पास, और वो वापस से एक्सचेंज होगा। तो ये प्रोसेस होती है हमारे रेस्पिरेशन की, बॉडी लेवल पे और सेल्यूलर लेवल पे। तो हमने देखा कि 2 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, बॉडी लेवल पे और सेल्यूलर लेवल पे। तो सेल्यूलर लेवल पे जो रेस्पिरेशन होता है, ओके, सो हमने देखा कि रेस्पिरेशन 2 लेवल पे होते हैं, एक बॉडी लेवल पे और एक सेल्यूलर लेवल पे। तो जो सेल्यूलर लेवल पे रेस्पिरेशन होता है वो भी 2 तरीके से होता है, मतलब एक ऑक्सीजन का यूज करके होगा और एक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन का यूज करके नहीं होगा। अगर जो ऑक्सीजन का यूज करके रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है उसको हम कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो 2 तरीके से होता है। फर्स्ट जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा जो है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो 2 तरीके से हमारा रेस्पिरेशन होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का यूज करेंगे, O2 यूज करेंगे, ओके, ऑक्सीजन का यूज करेंगे। और जो एनारोबिक है उसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं करेंगे, इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं करेंगे, इसमें ऑक्सीजन का यूज करेंगे और इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जो सेलुलर लेवल पे हमारा
रेस्पिरेशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम अभी क्या आगे पढ़ेंगे कि ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज का ही फॉर्म है। तो जो ग्लूकोज है उसको हम तोड़ के एनर्जी कैसे बनाते हैं, एरोबिक में और एनारोबिक में, तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्या होगा अभी आगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट या फिर इसको ग्लूकोज बोलो, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम ब्रेक करके एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे, ब्रेक करके एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, एनर्जी प्रोडक्शन किस फॉर्म में एनर्जी रहेगा, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में रहेगा एनर्जी। ओके, तो ये प्रोसेस जो है, जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम क्या है। जैसे पहला जो प्रोसेस है वो है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को हम तोड़ेंगे 3 प्रोसेस में। सबसे पहला जो प्रोसेस है, चलिए यहाँ पे लिख के बताती हूँ मैं कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन होगा। ओके, तो सबसे पहला जो प्रोसेस है, ठीक, सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है अपना ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। ओके, दूसरा जो प्रोसेस है वो है TCA, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, TCA साइकिल। और तीसरा जो है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, तो ये प्रोसेस कहाँ पर होते हैं, मैंने कहा कि सेल के अंदर हमारा ऑक्सीजन जाएगा और सेल के अंदर ही क्या होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस होगा सेल के साइटोप्लाज्म में। ओके, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा। और दूसरा जो टीसीए है, टीसीए कहाँ होगा, टीसीए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और जो ईटी है, ईटीसी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है, ठीक है। जो ग्लाइकोलिसिस है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, जो टीसीए है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में होगा, ठीक है। ये 3 प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। ये तीनों प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज कब करेंगे और कैसे करेंगे, और ऑक्सीजन का यूज करके कैसे हम एटीपी बनाएंगे, कैसे एनर्जी बनाएंगे, वो इस प्रोसेस में हम देखने वाले हैं।